So guys, welcome to the third lecture of your CA Inter Live Fast Track batch. We have completed almost the preliminary chapter. आज इस लेक्चर में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे विद राइटिंग प्रैक्टिस. मैं ट्राई करूंगी कि आज लेक्चर में ही हम राइटिंग प्रैक्टिस कर लें ताकि आप बाद में फ्री हो जाओ. ओके, मैंने आपके आंसर्स भी देखे, काफ़ी अच्छे लिख रहे हो आप. अभी हमें और इम्प्रूवमेंट करती जानी है. यस. नाउ मैं ये बोलना चाहती थी कि आज का हमारा एजेंडा सिर्फ ये चैप्टर को कंप्लीट करना है. जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे एंड अगले सेशन से वी विल बिगिन अ न्यू चैप्टर, टाइप्स ऑफ कंपनीज. अच्छा, टाइप्स ऑफ कंपनीज करके आपको अलग से कोई चैप्टर नहीं मिलेगा आपके स्टडी मटेरियल में. तो अगर आप मेरी जो ये बुक है वो ICAI के साथ ओनली फॉर द फर्स्ट चैप्टर, मैंने क्या किया है कि जितनी भी टाइप्स ऑफ कंपनीज है ना उसको एक साथ ले लिया. इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ना थोड़ा स्कैटर्ड है. लाइक यहाँ पर ही उन्होंने सेक्शन 8 कंपनी एक्सप्लेन कर दिया है. इन कॉर्पोरेशन में मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स को पूरा डिटेल में कवर किया. मैंने नहीं किया है वैसे. मैंने टाइप्स में टाइप्स ऑफ कंपनीज ले लिए हैं. इन कॉर्पोरेशन में सिर्फ इन कॉर्पोरेशन का प्रोसीजर है और MOA को मैंने अलग से डिस्कस किया है. ओनली फॉर द फर्स्ट चैप्टर यू विल फाइंड कि थोड़ा सा आगे पीछे है. प्रोस्पेक्टस चैप्टर के साथ अगर आप प्रोस्पेक्टस चैप्टर्स में अगर आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, सब सेम ही जा रहा है. यहाँ पर थोड़ा आपको आगे पीछे मिलेगा. कवरेज फुल है, 100% है. आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, बट ओनली थिंग इज कॉन्सेप्ट्स arrangement is slightly different in my book when you compare it with the ICAI study material. Okay, now as I had already informed to you earlier that after we complete these two chapters there will be a small test only for me to understand कि भाई आप सही लिख रहे हो कि नहीं, टाइम पे कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं. तो जैसे मैंने आपको बताया कि सैटरडे और संडे जो हमारा फर्स्ट वीकेंड है उसमें हम ये एक्टिविटी करेंगे. बाद में आप क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस खुद से कर सकते हो. एक मुझे आप टेस्ट लिख के भेजो सो दैट आई कैन गिव यू फीडबैक. सो प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद द प्रिलिमिनरी चैप्टर. ओके, तो प्रिलिमिनरी चैप्टर का टेस्ट होगा सैटरडे को और संडे को वी विल टेक द टेस्ट ऑन टाइप्स ऑफ कंपनी, जितना मेरा पढ़ा के हुआ है उतना. Then from next week onwards, we will start the lectures and it will be all 7 days a week. Alright? चलो, इसी नोट पे एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या कवर किया था. सो इन माय प्रीवियस सेशन आई हैड डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी कंट्रोल और फिर हमने कंट्रोल पे एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया था. ठीक है, तो सबने करेक्ट लिखा है. देन वी डिस्कस्ड व्हाट इज डिबेंचर. फिर हमने चैप्टर 3D में क्या कवर है और उसको डिबेंचर नहीं माना जाता है ये पढ़ा था. डिपॉजिट, डिविडेंड, ये सब हमने नोट्स बनाए थे. देन वी डिस्कस्ड इन डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फाइनेंशियल ईयर. फिर आपने फाइनेंशियल ईयर का एक क्वेश्चन भी लिखा था. तो 2 क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर में राइटिंग प्रैक्टिस की थी. देन वी डिस्कस्ड फॉरेन कंपनी. फ्री रिजर्व्स में हमने पढ़ा था दैट फ्री रिजर्व्स आर दोज रिजर्व्स विच आर यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. मैंने आपको पूरा लॉजिक एक्सप्लेन किया था. फिर हमने डिटेल में पढ़ा था दैट एनी प्रॉफिट रिप्रेजेंटिंग रीवैल्यूएशन of assets, notional gains, unrealized gains, these are not considered as free reserves. बात यही है that these are not actually realized. ये actual profit नहीं है, ये सिर्फ पेपर पे प्रॉफिट है. Then we had discussed गवर्नमेंट कंपनी एंड आई थिंक हमने यहाँ पर ही एंड कर दिया था. यस, गवर्नमेंट कंपनी वॉज द लास्ट पार्ट दैट वी हैड डिस्कस्ड. इसमें मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच आइदर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये वाला नोट हमने किया था ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स और पार्टली स्टेट गवर्नमेंट एंड पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट इज होल्डिंग एट लीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल. और अगर आपकी कंपनी है जिसने DVRs इशू किए हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स, तो इंस्टेड ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल आप कंसिडर करोगे टोटल वोटिंग पावर. तो क्वेश्चन में दिया होगा, आपको टोटल वोटिंग पावर देखनी है. ओके, नाउ व्हाट इज टोटल वोटिंग पावर, वो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं. दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टोटल वोटिंग पावर.
ऑलराइट नाउ, तो गवर्नमेंट कंपनी हमने किया था और इसमें मैंने आपको बताया था दैट सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, कहाँ लिखा था हमने ये, यहाँ पे नहीं था, एग्जाम्पल में किया था ना वो, यहाँ पे था, देखो कि सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी। यहाँ पे मैंने आपको एक क्लैरिफिकेशन दी थी कि ऑल्दो सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई डायरेक्ट होल्डिंग नहीं है, इनडायरेक्टली वो होल्ड करता है, लेकिन इस सब्सिडियरी को भी हम गवर्नमेंट कंपनी मानेंगे। ओके, सो ऑल दिस वाज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। अब आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 46। देखो होल्डिंग कंपनी की ना जो डेफिनेशन है ना, वो करके तो कोई फायदा ही नहीं है। आई एम होल्डिंग कंपनी इफ यू आर माई सब्सिडरी। तो एक्चुअली में तो मुझे ये जानना है कि सब्सिडरी क्या होती है। So we are not going to discuss that in detail right now. I am going to cover that in the holding and subsidiary chapter जब हम types of companies करेंगे। ठीक है, तो types of companies में holding and subsidiary आएगा। ओके, तो होल्डिंग एंड सब्सिडी हम वहां पर कवर करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे विद क्वेश्चंस। ऑलराइट, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ issued capital clause 50? Issued means the capital which is issued, मतलब offered from time to time। तो ये जो है ना, ये जो issue word है ना यहाँ पर, प्लीज नोट दैट दिस इज नथिंग बट ऑफर। तो इशूड मतलब मैंने ऑफर किया, सब्सक्राइब्ड मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज एक्सेप्टेंस, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, तो ये जो है ये ऑफर स्टेज है कि मैंने इशू किया, भाई ले लो मेरे शेयर्स। की मैनेजरियल पर्सनल क्लॉज 51। अब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना स्टूडेंट्स, जिसपे बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस उन्होंने कभी बनाए ही नहीं है। और मुझे हमेशा लगता है कि अब केएमपी पे कोई क्वेश्चन आएगा, कुछ आएगा, बट एज सच इन्होंने कोई क्वेश्चन इतना डाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये मोस्टली दे विल आस्क डेफिनेशनल बेस्ड क्वेश्चन ओनली, मतलब वो आपको बहुत ज्यादा कुछ ट्विस्ट करके नहीं पूछेंगे, लेकिन डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए वो कोई क्वेश्चन शायद फ्रेम कर सकते हैं। अब तक तो कुछ ट्विस्टेड एंड टर्न, मतलब ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आया नहीं है। बट डू वी नीड टू लर्न द डेफिनेशन? यस, केएमपी की डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया डेफिनेशन पे क्वेश्चन आ सकता है। नाउ टू सिंप्लीफाई दिस, मैंने एक नोट ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। यस, तो ये जो मेरा हैंड रिटन नोट है स्टूडेंट्स, ये आपको मेरे लेक्चर समरी में और क्वेश्चन आंसर वाली जो बुकलेट मैंने आपके लिए बनाई है उसमें मिल जाएगा। मैं ट्राई करूंगी कि मैं चैप्टर वाइज बनाऊं, ताकि ना आपको इजी हो जाए वो। तो चैप्टर 1 का जो है प्रिलिमिनरी की, उसकी समरी बुक ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, उसमें ये नोट आपको मिल जाएगा, आप प्रिंट आउट ले सकते हो। सो की मैनेजरियल पर्सनल, क्या मुझे ये क्लॉज नंबर याद रखना है? यस, इट इज इंपॉर्टेंट। तो आपने यहां पर लिख दो अगेन लर्न। हम ना बार बार लिखते जाएंगे, बिकॉज वी शुड नो द सेक्शन नंबर्स दैट वी हैव टू लर्न। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसको लगता है कि यार मेरे को सेक्शन नंबर्स नहीं लर्न हो रहे, तो एटलीस्ट जो मैं लिखवा रही हूँ वो तो करके जाओ। तो सेक्शन 2 क्लॉज 51 के एम पी, की मैनेजरियल पर्सनल। मैम ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? देखो, लॉजिक सब में एक ही है। जैसे आगे हम ऑफिसर, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पढ़ेंगे, यहाँ पर केएमपी है, लॉजिक सब जगह सेम है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी डजंट हैव अ माइंड ऑफ इट्स ओन। तो अगर कोई भी गड़बड़ हो गई तो कंपनी का तो दिमाग नहीं लगा ना उसमें, किसका दिमाग लगा? अरे ये की मैनेजरियल पर्सनल ऑफिसर्स, ये लोग ये हैं जो कंपनी के बिहाफ पे सोच के कुछ गलत काम कर रहे हैं। तो लॉ बोलता है कि अगर मुझे किसी को रिस्पॉन्सिबल करना है तो मैं किसे करूं? ये केएमपी को करूं, कि मैनेजरियल पर्सनल को। तो दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो आगे जाके ना हमें ऑफिसर इन डिफॉल्ट, फिर रिलेटेड पार्टी में ये जो लोग हैं ना, इनका मेंशन आएगा वहां पर। तो दे ऑक्यूपाई की पोजीशन, मतलब ये डिसीजन मेकर्स हैं। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाएगा? यू हैव द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ। ठीक है, तो अगर आपको लर्न करना है तो मैं ऐसे नोट्स बना लेती थी जब मैं पढ़ती थी ना,
तो दीज आर माई टेक्निक जो मैं स्टूडेंट में भी फॉलो करती थी। मैं लेफ्ट हैंड मार्जिन बहुत यूज करती थी, तो मैं ऐसे लिखती थी, पता है, CEO मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर। तो मेरे दिमाग में ना वो बैठ जाता था, CEO मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर, देन आएगा कंपनी सेक्रेटरी होल टाइम डायरेक्टर, ऐसे मैं लिखती थी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एनी सच अदर ऑफिसर, okay, other officer not more than one level below the director who is in whole time employment designated as KMP। जैसे कोई एसोसिएट डायरेक्टर हो गया जो डायरेक्टर के एकदम नीचे आ जाता है, नॉट मोर देन वन लेवल बिलो द डायरेक्टर हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, एंड उसे हमने KMP बनाया है। तो मैं ऐसे लिखती थी, डायरेक्टर के बस एक लेवल नीचे वाले को भी हम KMP मानेंगे, तो ठीक है, डायरेक्टर का एक लेवल नीचे, एंड सच अदर ऑफिसर, तो एनी अदर ऑफिसर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, तो अब देखना कितना इजी हो जाता है लर्न करने के लिए। तो से इट अलोंग विद मी, CEO MD मैनेजर, CS होल टाइम डायरेक्टर CFO, not one level below the director any other person। ठीक है, तो वापस बोलेंगे, CEO मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर, ठीक है, CEO मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर, CEO मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर, CS होल टाइम डायरेक्टर CFO, ठीक है, CS होल टाइम डायरेक्टर CFO, CS होल टाइम डायरेक्टर CFO, ऑफिसर नॉट वन लेवल बिलो द डायरेक्टर एंड एनी अदर पर्सन। अब तक किसी को प्रिस्क्राइब नहीं किया है, नो ऑफिसर हैज बीन प्रिस्क्राइब, लेकिन किसी और को हम आगे जाके प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एक बार फिर से करेंगे, CEO MD मैनेजर, CEO MD मैनेजर, CS होल टाइम डायरेक्टर CFO, CS होल टाइम डायरेक्टर CFO, ऑफिसर नॉट वन लेवल बिलो द डायरेक्टर एंड एनी अदर ऑफिसर एज प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, अब सब एक साथ बोलेंगे, चलो आंख बंद करो और बोलो मेरे साथ, CEO MD मैनेजर, CS होल टाइम डायरेक्टर CFO, ऑफिसर ऑफिसर नॉट वन लेवल बिलो द डायरेक्टर एनी अदर ऑफिसर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एक बार लास्ट बार, ओके, CEO MD मैनेजर, CS होल टाइम डायरेक्टर CFO, ऑफिसर नॉट वन लेवल बिलो द डायरेक्टर एंड एनी अदर ऑफिसर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। हो गई डेफिनेशन लर्न? यस, बाकी तो आप इलेबोरेट कर लोगे एग्जाम में। ऑलराइट, सो दिस वाज की मैनेजरियल पर्सनल। हर एक कंपनी की KMP पॉलिसी होनी चाहिए, अदरवाइज हम किसी को भी KMP मान सकते हैं। तो इसीलिए एज एन ऑडिटर जब भी आप कंपनी में जाओगे तो आपको बोलना चाहिए, कंपनी तुम्हारी KMP पॉलिसी है क्या, नहीं है तो एक लिस्ट बनाओ कि ये मेरे KMPs हैं। देन वी हैव लिस्टेड कंपनी, जो मैंने चैप्टर 2 में डाल दिया है, वहां पे डिटेल में डिस्कस करूंगी आपके साथ में। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। इस पर केस बेस्ड आ सकता है क्योंकि कभी इन्होंने ना पूछा नहीं है, तो न्यू क्वेश्चन बना सकते हैं वो इफ दे वांट। आजकल तो सब AI यूज कर रहे हैं, तो नए क्वेश्चंस बनाना इंस्टीट्यूट के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो गया है। सो दे मे आस्क यू सम न्यू क्वेश्चन, मैं आपको डिटेल में ही कराऊंगी ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए, MCQ आए या फिर आपको कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप कर पाओ। मोस्टली अगर क्वेश्चन बना तो ये तो पॉइंट्स पे बनेगा, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज हाईलाइट दिस एज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। नाउ जब भी ना हम मैनेजर वर्ड सोचते तो हम कैसे बोलते हैं, ए तेरे कंपनी के मैनेजर को बुला, या हम शॉप में जाते हैं, ए तेरे मैनेजर को बुला। तो हमारे दिमाग में ना मैनेजर मतलब कि कोई लो लेवल वाला, जैसे ये प्रोडक्ट मैनेजर है, ये सेल्स मैनेजर है, और आपके भी रिलेटिव में कोई होगा ना, अरे ही इज द मैनेजर, कौन, ये प्रोडक्ट मैनेजर है, ये सेल्स मैनेजर है, ये फाइनेंस मैनेजर है। तो हमारे दिमाग में जब भी हम मैनेजर वर्ड यूज मतलब सुनते हैं ना, तो हमको लगता है कि अच्छा मैनेजर मतलब ये वाला मैनेजर होगा, जूनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, सेल्स मैनेजर। लेकिन यहां पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं।
हम वो वाले मैनेजर की बात नहीं कर रहे कि मतलब कि कोई भी होगा उसको प्रमोशन में मैनेजर बना दिया या उसको एक डेजिग्नेशन दे दी। यहाँ पर कंपनीज एक्ट मैनेजर वर्ड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। देखो, मैनेजर मतलब क्या? मैनेज करना। किसको मैनेज करना? सबको मैनेज करना। तो ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन वाला बंदा है। ये कोई ऐसा ही नहीं, अरे ये स्टोर मैनेजर है। आजकल तो हर किसी को मैनेजर बनाया होता है ना। वो हमको देनी है ना उसको इम्पोर्टेंस, तभी तो वो जोश से काम करेगा कंपनी में। तो हम वो वाले मैनेजर की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो उस मैनेजर की बात कर रहे हैं हु occupies some importance in the company. He is a person who has management of either whole or substantially the whole of the affairs of the company. तो या तो उसके पास पूरी कंपनी मैनेज करने की पावर है, या फिर सब्सटेंशियली द होल। सब्सटेंशियली मतलब 80% काम तो वही मैनेज करता है। दैट इज सब्सटेंशियल ना। तो ये एक ऐसा पर्सन है हु हैज आइदर द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द पावर्स ऑफ द कंपनी। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर के पास सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट है। क्या इसके पास होल पावर है? नहीं, इसके पास सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट है। ये दोनों पॉइंट्स मैंने एक साथ क्यों कवर की? बिकॉज दिस इज लाइक अ कंपैरिजन। हु इज अ मैनेजर? मैनेजर इज अ पर्सन जिसके पास या तो होल पावर है या फिर सब्सटेंशियली द होल। लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? उसके पास सब्सटेंशियली सब्सटेंशियल पावर है, सब्सटेंशियली होल नहीं है। ठीक है, सब्सटेंशियल मतलब कि मोर देन 50% पावर तो उसी के पास है। ठीक है, तो इसके पास सब्सटेंशियल पावर है। होल पावर तो इसको नहीं दी है हमने। होल पावर मैनेजर के पास होती है। मैनेजिंग डायरेक्टर के पास होल नहीं है, सिर्फ सब्सटेंशियल है। इसके पास होल हो सकती है, या फिर सब्सटैंशियली द होल मतलब कि वो पूरे जितने, जैसे 93% या 90%। अभी 90% मतलब क्या है? 10% में क्या होगा? सब तेरे पास तो पूरी पावर हो गई ना। तो ये सबसे पहला डिफरेंस है। अच्छा, इसी से मुझे ये भी कंक्लूजन होती है कि देयर कैन नॉट बी मैनेजर एज वेल एज मैनेजिंग डायरेक्टर इन द कंपनी। क्यों? अब मान लो मैंने एक्स को बोला तू पूरी कंपनी मैनेज कर, और वाई को बोलते तू मैनेजिंग डायरेक्टर है, तेरे को सब्सटेंशियली होल मिलेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? आपने एक बंदे को होल पावर ऑफ मैनेजमेंट दे दिया और दूसरे को बोलते तेरे पास भी सब्सटेंशियल पावर रहेगी ना। कैसे पॉसिबल है? नहीं हो सकता है ना। सो देयरफॉर कंपनी कैन नॉट हैव मैनेजर as well as managing director together, मतलब at the same time। दोनों नहीं हो सकते। आपकी कंपनी में या तो आप मैनेजर रखोगे या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर रखोगे। दोनों कैसे रख सकते हो? तो अगर एक मैनेजर आपने अपॉइंट कर दिया, ठीक है, मैनेजर अपॉइंट कर लिया, तो आप मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। और अगर आपने मैनेजिंग डायरेक्टर कर लिया तो फिर आप मैनेजर नहीं अपॉइंट कर सकते। तो दोनों को एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, मैनेजर जो है ना, उसको डायरेक्टर होने की जरूरत नहीं है। इट इंक्लूड्स अ डायरेक्टर or any other person occupying the position of a manager by whatever name called, whether under a contract of service or not। मतलब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वो एम्प्लॉयमेंट में हो। तो ही नीड नॉट बी अ डायरेक्टर, इसका यही मतलब है, नीड नॉट बी अ डायरेक्टर। लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर के तो नाम में ही डायरेक्टर है ना। तो फिर मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट होगा? पहले तो उसको डायरेक्टर होना पड़ेगा। सो इन दिस केस it includes a director occupying the position of a managing director by whatever name called। मतलब कि this person needs to be a director।
तब जाके उसको हम मैनेजिंग डायरेक्टर बुलाएंगे। तो मैनेजर को डायरेक्टर होना जरूरी नहीं, क्योंकि क्या लिखा है, इट इंक्लूड्स अ डायरेक्टर। मैम, अगर वो डायरेक्टर है तो भी क्या मैनेजर हो सकता है? हो सकता है। और एनी अदर पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ अ मैनेजर, मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्टर होगा तो ही मैनेजर बनेगा। सो ही मे और मे नॉट बी अ डायरेक्टर, मे और मे नॉट बी अ डायरेक्टर। ठीक है, ही मे और मे नॉट बी अ डायरेक्टर, लेकिन यहां पर तो मस्ट होना चाहिए। ही नीड्स टू बी, मीनिंग ही मस्ट बी अ डायरेक्टर। ये तो कंपल्सरी है, उसको डायरेक्टर होना जरूरी है। ये जो मैनेजर है ना स्टूडेंट्स, ही इज अंडर द सुपरिंटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब मैनेजर के ऊपर कौन आएगा? board of directors. He is under the superintendence. Superintendence means supervision. Superintendent's control and direction of the board of directors. लेकिन ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, ये मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे बना? ऑप्शंस देखो। या तो आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी में लिखा था कि भाई तू मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, तो आर्टिकल्स की वजह से वो मैनेजिंग डायरेक्टर बना। या फिर उसने कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट कर ली थी कि भाई मेरे को मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन दे दो, मैं अच्छा काम करूंगा। या फिर एक रेजोल्यूशन पास की गई थी इन द जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग की, ये देखो इसको ना हम मैनेजिंग डायरेक्टर बना देते हैं, ये पूरी कंपनी मैनेज करके बोर्ड को रिपोर्टिंग करेगा। तो आप मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे बनोगे? 3 तरीके हैं आपके पास। या तो आपका नाम आर्टिकल्स में लिखवाया था कि इसको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाओ, या तो आर्टिकल्स बोलता है कि ये पर्सन अगर इतने साल काम कर ले कंपनी में तो उसको मैनेजिंग डायरेक्टर हम ऑफर कर सकते हैं। तो आर्टिकल्स बताएगा कि कैसे अपॉइंट किया जाएगा। या फिर कंपनी के साथ आपने एग्रीमेंट कर लिया कि हाँ भाई मुझे ये पोजीशन दे दो। या रेजोल्यूशन पास की गई इन द जनरल मीटिंग मतलब मेंबर्स की मीटिंग या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की भाई इसको मैनेजिंग डायरेक्टर बना देंगे। Now, there are certain points of explanation in managing director. Just because you have the power to affix the common seal, ठीक है, मैंने आपको पावर दी है टू अफिक्स द कॉमन सील। आप ये नहीं बोल सकते यार मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं, मेरे बिना डॉक्यूमेंट साइन ही नहीं हो पाता, सील ही नहीं लगाती, मैं लगाता हूं। भाई कोई बड़ा काम नहीं कर रहा है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, तू मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन गया है अभी। So, the power to do administrative acts of routine nature when authorized by the board will not make you the managing director. Even if it is authorized by the board, आप ये नहीं बोल सकते नहीं बोर्ड ने मुझे ये काम करने के लिए बोला है। हाँ, तो वो प्यून को भी बोल सकते हैं, तो तूने कौन सा बड़ा काम कर लिया है इसमें। सो इन दिस केस आपके पास अथॉरिटी है टू ड्रॉ एंडोर्स एनी बिल ऑफ एक्सचेंज चेक ऑन अकाउंट ऑफ द कंपनी और टू ड्रॉ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स or to sign any certificate of share or to direct the registration of transfer। हाँ, ये है तेरी पावर, लेकिन इसको हम सब्सटैंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट नहीं मानेंगे, तो इट इज नॉट कंसिडर्ड सब्सटैंशियल। आप ये नहीं बोल सकते मैम मैं ही चेक साइन करती हूं ना, तो वो सब्सटैंशियल पावर हुई ना, मेरे बिना तो पेमेंट्स भी नहीं होंगी। इसको सब्सटैंशियल पावर नहीं माना जाएगा, ये सब्सटैंशियल नहीं है, ये रूटीन काम है। For any individual to be called as a managing director, he shall first be a director who is duly appointed by the company. This also implies that an individual who is not a director cannot be appointed as managing director. ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ये सिर्फ उसका एक नोट है, एक रिमाइंडर है कि भाई देख लो ये पर्सन को हम मैनेजिंग डायरेक्टर बोलेंगे, सो यू नीड टू बी केयरफुल। ठीक है, समझ में आ गया। तो 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस थे। आई होप ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं आपके। कि सबसे पहला पॉइंट क्या था, इसके पास होल या फिर सब्सटैंशियली द होल पावर है। सब्सटैंशियल मतलब इतनी ज्यादा पावर है कि यार ये पूरी पावर हो गई ना, इसके पास सिर्फ सब्सटैंशियल है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डायरेक्शन में काम करता है। इसको हम या तो आर्टिकल से या एग्रीमेंट से या रेजोल्यूशन से अपॉइंट कर देते हैं। इसको डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए आपको पहले आपको डायरेक्टर होना जरूरी है। कुछ ऐसे काम हैं
जो अगर आपने कर भी लिए तो उसे सब्सटैंशियल पावर नहीं माना जाएगा। इतना याद रखना है आपको, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस क्लॉज 55, दैट इज मेंबर। अब आपने मेरे मुंह से बहुत बार सुना होगा मेंबर, शेयर होल्डर, जनरली दे आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, बट देर आर सर्टन केसेस जहां पर यू मे बी अ मेंबर बट नॉट अ शेयर होल्डर, और यू मे बी अ शेयर होल्डर बट नॉट अ मेंबर. In simple words, member means a person whose name is mentioned in the register of members. देखो कंपनी ना एक रिकॉर्ड मेंटेन करती है कि ये सारे मेरे मेंबर्स हैं, अदरवाइज कंपनी को कैसे पता चलेगा डिविडेंड किसको देना है, नोटिस किसको भेजना है, वारंट्स किसको देने, तो दे विल नॉट नो दिस ना, इसीलिए हम बोलते हैं रजिस्टर बनाओ, ये रिटन रिकॉर्ड बनाओ. अगर आपका नाम उस रजिस्टर में है तो आप मेंबर हो, और अगर आपका नाम रजिस्टर में नहीं है तो आप मेंबर नहीं हो. इट इज एज सिंपल एज दैट. तो मैम क्या बड़ा काम कर लिया मेंबर ने. डिविडेंड मेंबर को मिलता है, वोटिंग राइट्स मेंबर के पास होती है, राइट टू कॉल अ मीटिंग, राइट टू अपॉइंट डायरेक्टर्स, राइट टू अपॉइंट ऑडिटर्स, ये सारी राइट्स मेंबर को ही तो मिलती है, शेयर होल्डर के पास ये राइट्स नहीं होती हैं. तो एज अ मेंबर आई गेट टू एंजॉय वेरियस राइट्स ऑफ द कंपनी. तो मेंबर कोई कैसे बनेगा, इस पे क्वेश्चन तो आया नहीं, और मुझे नहीं लगता कि वो लोग फ्रेमिंग करेंगे, क्योंकि सिर्फ डेफिनेशन दी है ना. एक टाइम था जब ये पूरा डिटेल में डिस्कस किया जाता था, अभी तो नहीं. आप अगर सब्सक्राइबर हो तो जैसे ही आपने मेमोरेंडम साइन कर दिया, सब्सक्राइबर कौन होता है? सब्सक्राइबर इज अ पर्सन हु साइंस द मेमोरेंडम एंड एग्रीज टू परचेज द नंबर ऑफ शेयर्स मेंशन्ड अगेंस्ट हिज नेम. आई एम गोइंग टू टीच दिस टू यू इन मेमोरेंडम चैप्टर. लेकिन इतना याद रखो कि जो मेमोरेंडम साइन करता है ना, वो सब्सक्राइबर है. जैसे ही आपने मेमोरेंडम साइन कर दिया, आप मेंबर बन गए. इवन इफ शेयर्स अलॉटमेंट नहीं हुई है, अगर आपका नाम रजिस्टर में अभी तक डाला ही नहीं है, क्योंकि कंपनी तो जस्ट इनकॉर्पोरेट हो रही है ना, आप फिर भी मेंबर हो. मेंबर बन के आपने जितना प्रॉमिस किया है कि मैं इतने शेयर का पैसा लाऊंगा, वो तो लाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है? तो यहां पर हम ना क्लू लिख देंगे हमारे लिए कि जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो तुरंत तुरंत मेंबर बन जाते हैं. उन मतलब जैसे ही वो मेमोरेंडम साइन करते हैं, वो एग्री कर लेते हैं कि हाँ हम इतना पैसा लेकर आएंगे, इतने शेयर्स खरीदेंगे, वो मेंबर बन जाते हैं. उनका नाम भी रजिस्टर में नहीं है, उनको अलॉटमेंट भी नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको पैसा तो लाना ही पड़ेगा. फिर किसी और को अगर मेंबर बनना है तो राइटिंग में बनना पड़ेगा. लेकिन मैम आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ाया था कि ये भी तो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही है ना, शेयर खरीदना. तो कॉन्ट्रैक्ट ओरल हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है, तो यहाँ पर लॉ क्यों बोलता है राइटिंग में होना चाहिए? देखो, ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन जब लॉ बोलता है कि नहीं ये चीज तो मुझे राइटिंग में ही चाहिए, जब ऐसी कोई लीगल फॉर्मेलिटी वो डाल देता है, तो फिर तो आपको राइटिंग में ही करना पड़ेगा. ये एक ऐसी लीगल फॉर्मेलिटी है जहां पे लॉ बोलता है कि नहीं, एप्लीकेशन भी राइटिंग में होगी और अलॉटमेंट भी राइटिंग में ही होगी, तो मेंबर बन सकता है इन राइटिंग, ठीक है? तो आपका नाम अगर रजिस्टर में आ गया, आपने एप्लीकेशन दी थी, कंपनी ने अलॉटमेंट भी करी थी, तो राइटिंग में आप मेंबर बन सकते हो. लेकिन ये सारी चीजें तो तब होंगी ना जब शेयर्स फिजिकल फॉर्म में रहते हैं. आजकल तो शेयर्स डीमैट फॉर्म में होते हैं, तो फिर उसमें भी ये रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको मेंबर बनने के लिए राइटिंग में ही देना पड़ेगा. इसीलिए डीमैट आने की वजह से ना ये थर्ड पॉइंट भी आ गई है. एनी पर्सन हुज होल्डिंग शेयर एंड हुज नेम अपीयर्स एज अ बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिटरी. डिपॉजिटरी क्या होता है? ये एक ऐसी जगह है जहां पर मेरे शेयर्स डीमैट फॉर्म में पड़े हैं, ठीक है? तो दे हैव माई शेयर्स इन डीमैट फॉर्म. अब आपको क्या लगता है, इतनी ज्यादा ट्रेडिंग होती है हर शेयर की, तो क्या कंपनी रोज अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर अपडेट करेगी? कंपनी के पास किधर इतना टाइम है? तो कंपनी क्या बोलती है, देखो हम ना रोज अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि रिलायंस जैसी कंपनी है, लाखों ट्रेड्स होते हैं एक ही दिन में, वो थोड़ी ना एंड ऑफ द डे सारा रिकॉर्ड अपडेट करेगी, नहीं. तो वो बोलते हैं डिपॉजिटरी, तू सबका डीमैट अकाउंट का रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है ना, तेरे पास सबका रिकॉर्ड है ना कि मेरे शेयर्स किसने खरीदे, किसने बेचे, तू रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है ना? बोलती है हाँ, मैं रिकॉर्ड मेंटेन कर रही हूँ कि आज आपके कितने शेयर्स बिके, कितने खरीदे.
तो हम बोलते तू रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है ना, तो तेरे ही रिकॉर्ड को हम अपना रजिस्टर मानेंगे। सो रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिटरी, ठीक है, रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय अ डिपॉजिटरी is considered as the register of members. तो कंपनी कुछ अलग से नहीं बना रही है, ठीक है, कंपनी ये बोल रही है कि डिपॉजिटरी, तू जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है ना, वो ही मेरा रजिस्टर ऑफ मेंबर होगा। अगर किसी का नाम तेरे रिकॉर्ड्स में है तो वो मेरे कंपनी का मेंबर है। तो अगर आपका नाम वो डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में है एज अ बेनिफिशियल ओनर, तो फिर आपको मेंबर माना जाएगा, फिर आप मेंबर हो। तो यहां पर हम लिख देंगे if the name appears in the records of a depository, तो अगर आपका नाम उसके रिकॉर्ड्स में है तो आप मेंबर हो। बस इतना ही आपको याद रखना है। तो सब्सक्राइबर ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाएगा, या तो आप राइटिंग में दे सकते हो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, या फिर अगर आपका नाम रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी में है तो आप मेंबर हो। नेक्स्ट वी हैव क्लॉज 56 मेमोरेंडम। मेमोरेंडम मुझे नहीं लगता कि आपको लर्न, मतलब पता तो होना चाहिए, लेकिन क्या मुझे एकदम लर्न होनी चाहिए डेफिनेशन, ऐसे कभी आता तो नहीं है इस पे क्वेश्चन कि आपको लर्न करके लिखना पड़ेगा। तो आई थिंक इट्स ओके, अगर आप नहीं भी इसको करके जाओगे तो इट्स फाइन। सो मेमोरेंडम मीन्स अ मेमोरेंडम विच इज ओरिजिनली फ्रेम्ड। ओरिजिनली फ्रेम्ड क्या होती है? एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन और विच इज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब आप ये नहीं बोल सकते नहीं ये तो वो टाइम का मेमोरेंडम ले लो, नहीं, आपने बाद में ऑल्टर भी किया ना तो वो भी कंपनी का मेमोरेंडम ही माना जाएगा ना। नेटवर्थ, हाँ, ये हम थोड़ा डिटेल में करेंगे क्योंकि ना इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब वो ना कैलकुलेशंस दे देते हैं आपको। आजकल नेटवर्थ कोई दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ भी वो कंबाइन करके आपको पूछ सकते हैं। सो पता तो होना चाहिए आपको कैलकुलेशन बेसिस पे। आई नो यू हैव कवर्ड दिस इन अकाउंट्स, बट मैं मेरी तरफ से भी आपको बताना चाहती हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट वर्थ। मतलब किसी की वर्थ, वर्थ क्या होती है? मतलब मेरे पास आज कितना पैसा है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्थ? वर्थ मतलब मेरे पास आज कितना पैसा है। लेकिन लॉ बोलता है आपके पास इतना पैसा है, लेकिन क्या आप वो यूज कर सकते हो? नहीं, क्योंकि आपके पास पैसे के साथ साथ कुछ लाइबिलिटीज भी तो होंगी ना। लाइक आई गिव यू माय एग्जांपल। मेरे पास 2 घर हैं, गाड़ी है, ज्वेलरी है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, बैंक में पैसा है, ये मेरी वर्थ है। क्योंकि मैं अगर इन सबको बेच दूंगी ना तो मुझे पैसा मिलेगा। मैं मेरे घर बेच दूं, मैं मेरी गाड़ी बेच दूं, मेरी ज्वेलरी बेच दूं, मेरे बैंक में से पैसा निकालूं, एफडी ये वो सब इन्वेस्टमेंट्स तोड़ दूं, मेरे पास एक कुछ पैसा आएगा। लेकिन साथ साथ में मेरे घर का ईएमआई भी चल रहा है, मैंने लोन लिया हुआ है बैंक से, मेरी कार का भी अगर ईएमआई है तो वो भी तो मुझे पे करना है ना। तो जो पैसा मेरे पास आया, क्या मैं पूरा का पूरा यूज कर सकती हूँ? नहीं, उसमें से मेरी लाइबिलिटीज भी तो होंगी ना। अच्छा मैम वो सब निकाल दो, अब देखो कितना पैसा बचा आपके पास। दैट इज नथिंग बट माई नेट वर्थ। नेट मतलब क्या होता है कि सारे एसेट्स बेच के जो भी आपके पास बच जाता है ना, उसको बोलते हैं नेटवर्थ, मतलब वो ओनर का पैसा है। आप बैलेंस शीट को ध्यान में रखो ना, बैलेंस शीट में क्या आता है? बैलेंस शीट में आएगा आपका, यहाँ पे कैपिटल आएगा, यहाँ आपके एसेट्स आएंगे, और यहाँ पर होगी आपकी लायबिलिटीज। तो आपने सारे एसेट्स बेच दिए, आपने अपनी लायबिलिटीज पे ऑफ कर दी, अब क्या पैसा रह गया? दैट इज नथिंग बट योर नेटवर्थ। नेटवर्थ इज नथिंग बट द ओनर्स कैपिटल, या फिर आप ओनर्स स्टेक बोल सकते हो कि ओनर का कितना पैसा रह गया अभी, ठीक है। तो ये ओनर का पैसा है। तो एसेट्स माइनस योर लायबिलिटी। लेकिन इतना सिंपल थोड़ी ना होता है ये, तो उसका इन लोगों ने एक ना फॉर्मूला बनाया हुआ है। इट इज द एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। मतलब एडिशंस क्या होंगी? एग्रीगेट मतलब आप ऐड क्या करोगे, तो आप स्टार्ट करोगे विथ पेड अप शेयर
कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल मतलब इतना पैसा शेयर होल्डर्स ने डाला है, लेकिन उन्होंने कमाया भी तो होगा ना, और वो पैसा रिजर्व्स में पड़ा है। यस, थोड़ा बहुत उन्होंने खर्च किया, फिर थोड़ा बहुत वो बचा के भी तो रखते हैं ना, जैसे जनरल रिजर्व हो गए, एनी अदर फॉर्म ऑफ फ्री रिजर्व जो आपने ड्यूरिंग द ईयर कमाया है। प्लस ये जो कैपिटल है, ये तो फेस वैल्यू वाला है ना, इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम तो अलग से ही लिखते हैं ना हम। तो यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम को ऐड करोगे, फिर कुछ पैसा आपका पीएनएल के क्रेडिट में पड़ा है उसको ऐड करोगे। अगर कुछ लॉस है तो पीएनएल का डेबिट बैलेंस वो माइनस कर दोगे। तो पेड अप शेयर कैपिटल, अब मैम आपने ये लिखा था ना ओनर्स स्टेक, वो यही तो नहीं? यस, हम सिर्फ कैपिटल थोड़ी ना रिटर्न करेंगे ओनर को। ओनर को हम क्या बोलते हैं, देख एसेट्स बेच के लायबिलिटीज पे ऑफ कर दी, तेरा कैपिटल तो तुझे मिलेगा, लेकिन तूने साल भर में, सॉरी इतने सालों में तूने पैसा जोड़ के भी तो रखा है ना, कमा के। वो रिजर्व में पड़ा है, कुछ प्रीमियम में पड़ा है, कुछ पीएनएल क्रेडिट में पड़ा है, वो भी तो तू लेके जा सकता है ना घर पे। तो ये सब इंक्लूड करेंगे। फिर इसमें से हम एक्सक्लूड क्या करने वाले हैं, तो कुछ पैसा है जो ऑलरेडी लॉस्ट है, या फिर ओनर, अभी देखो लायबिलिटी की मैं बात नहीं कर रही हूं, मैं ओनर क्या लेके जाएगा मैं उसकी बात कर रही हूं। तो ओनर क्या लेके जाएगा, सी व्हाट इज नेट वर्थ ओनर का स्टेक, तो ओनर आप सोचो क्या लेके जाएगा, ओनर अपना कैपिटल लेके जाएगा। ओनर जो रिजर्व में पैसा पड़ा है वो भी तो ओनर का ही है ना। ओनर पीएनएल का जो क्रेडिट है वो, मैम इसमें और इसमें क्या फर्क है, रिजर्व जो होते हैं ना वो पैसा साइड में है, पीएनएल मतलब आपकी रोज की खर्ची है, ऐसा समझो, ठीक है। तो एज एन ओनर अगर मैं अपनी कंपनी बेच दूं तो मैं क्या लेके जाऊंगी, मैं मेरा कैपिटल लेके जाऊंगी, मैं जो सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला अमाउंट है वो लेके जाऊंगी, जो रिजर्व में पड़ा है या पीएनएल के क्रेडिट में पड़ा है वो लेके जाऊंगी, अगर कोई डेबिट बैलेंस है तो वो मैं माइनस करके जाऊंगी, मेरे पास है ही नहीं ना। माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस मतलब ये अभी एक साथ मैंने लॉस को अकाउंट नहीं किया था, मैंने उसको थोड़ा 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 करके ना एक्यूमुलेट, मतलब धीरे धीरे मैं उसको रिकॉर्ड करती थी। तो लॉस हो गया था, मैं धीरे धीरे उसको पीएनएल में अकाउंट करती थी। तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस या फिर डेफर्ड एक्सपेंडिचर या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर टू द एक्सटेंड नॉट रिटन ऑफ, अभी तक राइट ऑफ नहीं किया बिकॉज एक साथ हम लोग नहीं कर रहे थे, धीरे धीरे। जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, उसका फायदा तो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलता है ना, तो एक साथ आप राइट ऑफ नहीं कर सकते वरना आपका प्रॉफिट बहुत डाउन हो जाएगा, उसका बेनिफिट आपको लाइक फ्यूचर में भी मिल रहा है, तो यू आर स्प्रेडिंग आउट दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो दिस इज स्प्रेड आउट। जैसे कोई बहुत बड़ा मैंने ना एडवर्टीजमेंट का कैंपेन किया था, अब वो एडवर्टीजमेंट के कैंपेन में मैंने 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, अब वो 5 करोड़ जो मैंने खर्च किए वो एक साथ पीएनएल में डालूंगी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट का खर्चा मुझे अगले 5 साल तक मिलेगा, वो लोगों की मेमोरी में रहेगा ना। तो इतना मैसिव तुमने खर्चा किया, लेकिन साल एवरी ईयर तुमको थोड़ा थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, इसलिए खर्चा भी थोड़ा थोड़ा दिखाओ। तो जो नहीं मैंने पीएनएल में डाला था वो पड़ा था, तो अब वो तो मैं वापस नहीं लेके जाती क्योंकि वो तो खर्चा हो चुका था। सिर्फ अकाउंटिंग के लिए मैं धीरे धीरे उसको अकाउंट कर रही थी पीएनएल डेबिट में हर साल। तो जो खर्चा हो चुका है वो तो वाइप आउट हो गए ना पैसे, वो तो मैं लेके ही नहीं जा सकती। तो मैं घर पे क्या लेके जा सकती हूँ, मेरा कैपिटल, जो मैंने रिजर्व में पैसा रखा, प्रीमियम का पैसा, पीएनएल का क्रेडिट, डेबिट तो मेरा लॉस हो गया वो तो मुझे निकालना पड़ेगा, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेफर्ड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये खर्चे हुए थे, अब वो हम डेफर कर रहे थे कि धीरे धीरे उसको पीएनएल में डालेंगे, अभी कंपनी बंद हो रही है तो फिर मुझे एक ही साथ उसका लॉस लेना पड़ेगा, ये पैसा तो ऑलरेडी खर्च हो चुका है, वाइप आउट हो चुका है, तो ये तो मेरे पास है ही नहीं, तो वो मैं माइनस कर दूंगी, जो भी बच गया दैट इज माई नेटवर्थ। ठीक है, सो दिस विल बी एज पर द ऑडिटेड बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये जो है दिस विल बी एज पर द ऑडिटेड बैलेंस शीट। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है दैट द रिजर्व्स विल नॉट इंक्लूड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमालगमेशन, बिकॉज दिस डज नॉट represent actual
प्रॉफिट, ये सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री है, दीज आर नॉट एक्चुअल प्रॉफिट। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो तो रियलाइज हुआ ही नहीं है ना, इसलिए दैट्स नॉट प्रॉफिट अंटिल द एसेट इज ऑलरेडी सोल्ड। राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन ये सिर्फ एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है, दिस इज नॉट एन इनफ्लो, दिस इज नॉट inflow of wealth, it's just an accounting adjustment, okay, it's just an accounting adjustment, all right। तो अगर आपको नेटवर्थ का कोई क्वेश्चन आता है तो ये सब आपके काम में आएगा, ओके। अमेलगमेशन मतलब जो भी रिजर्व आपका अमेलगमेशन या मर्जर वगैरह के प्रोसेस में क्रिएटेड है वो नहीं लेंगे हम, बिकॉज दैट्स नॉट एक्चुअल। इसी से रिलेटेड ना मेरे पास एक क्वेश्चन है, जस्ट रीड दिस क्वेश्चन एंड टेल मी कि नेटवर्थ कितनी होगी। रीड इट एंड टेल मी द आंसर, चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखो, चलो रीड द क्वेश्चन एंड टेल मी। कैलकुलेट द नेटवर्थ, then you tell me what will you write in provisions and what will you write in analysis. Calculate the net worth, everyone. क्या आंसर आ रहा है आपको? What all will we consider? 50 crore, yes? Yes, very good. Correct answer. It is 53 crore. Correct. सही सही लिख दिया आपने. Okay. So 50 crore plus 10 crore. Then will you consider the revaluation? No. This will not be considered. What will you reduce? This will be reduced 5 crores. And deferred expenditure of 2 crores will be reduced. So 50 crore plus 10 crore minus 5 crore and minus 2 crore. So this comes to 53 crores. What all will you write in the provisions part? In provisions, you will write the definition of net worth. Okay, you will write everything properly in detail. Then you will write the explanation. See how they have written the analysis. Okay, you will write what is to be. Don't just show this. This is one mistake which students make. They only show this calculation. No, you have to show how you arrived at it. आपको पूरा दिखाना है. आपको दिखाना है कि हम 50 करोड़ से स्टार्ट करेंगे, उसमें 10 करोड़ ऐड करेंगे, उसमें 5 करोड़ माइनस करेंगे। आपको ये भी लिखना है कि आप ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है वो नहीं कंसिडर करोगे। यू हैव टू क्रिएट द आंसर।
ठीक है, तो ये भी लिखोगे एंड देन फाइनली यू विल शो द कैलकुलेशन. कंक्लूजन विल बी दैट द करेक्ट नेटवर्थ इज 53 crores. Okay, so the CFO's suggestion we should include the revaluation reserve is legally incorrect as it is specifically prohibited by the definition of net worth provided under section 2 clause 57. So this is the kind of question that will be asked. अब as usual ये आपका homework question रहेगा कि नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करनी है, तो आप डेफिनेशन लर्न करके यहाँ पे लिखोगे. देन यू विल शो द कैलकुलेशन जैसे मैंने आपको बताया, व्हाट इज टू बी इंक्लूडेड, व्हाट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड विद रीजन, ये सब आपको लिखना है. अगर आप ICAI का स्टडी मटेरियल देखोगे ना, तो उसमें भी उन्होंने नेटवर्थ का एक केस ऐसे ही छोटा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में भी दिया है. ओके, तो दे आस्क. नेक्स्ट, नोटिफिकेशन नॉट इम्पॉर्टेंट की जो ऑफिशियल गैजेट में आ जाता है नोटिफाई. ऑफिसर, ठीक है, ऑफिसर में कौन आएगा? ऑफिसर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 59. ऑफिसर में कौन आएगा? इट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन बिकॉज इट इंक्लूड्स डायरेक्टर, मैनेजर, key managerial personnel or any person in accordance with whose directions, instructions the board or any one or more directors is or are accustomed to act. तो डायरेक्टर इज ऑफिसर, मैनेजर जो है क्योंकि वो होल कंपनी को या सब्सटैंशियली होल को मैनेज करता है, KMP and any other person in accordance with whose directions or instructions the board is accustomed to act. फाउंडेशन में ना एक केस लॉ हमने पढ़ा था, गिल्फर मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने. डू यू रिमेंबर दैट? गिल्फर मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने. तो गिल्फर्ड मोटर्स ने मिस्टर हॉर्ने के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था दैट आफ्टर लीविंग द कंपनी सर्विस यू विल नॉट सॉलिसिट अट्रैक्ट आवर कस्टमर्स. अब इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया आफ्टर लीविंग द कंपनी, वो फायर हो चुका था, तो उसने अपना ओन बिजनेस स्टार्ट किया एंड ही स्टार्टेड अंडर कटिंग गिल्फर मोटर कंपनीज प्राइसेस. फिर उसको याद आया, अरे मैंने तो प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे कस्टमर्स को नहीं अट्रैक्ट करूंगा, मैं तुम्हारे प्राइस अंडरकट नहीं करूंगा. तुरंत उसने एक न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट की जिसमें उसकी वाइफ एंड मिस्टर हॉवर्ड उसका फ्रेंड. ओके, तो हॉर्नेज वाइफ एंड हिज फ्रेंड मिस्टर हॉवर्ड वर द ओनली मेंबर्स. लेकिन फिर भी लॉ ने क्या बोला, एंड हाँ दे कंटिन्यू टू अंडरकट द प्राइस, लेकिन लॉ क्या बोलता है कि मिस्टर हॉर्ने, भले ही तुमने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी और तुमने दिखा दिया कि अरे यही मेंबर्स थे और यही लोग तो डायरेक्टर्स भी थे, लेकिन पीछे से तुम ही तो उनको कंट्रोल कर रहे थे ना. तुम्हारे बिना पूछे, तुमसे बिना पूछे वो लोग आगे ही नहीं बढ़ते, वो तुमसे पूछे बिना आगे ही नहीं बढ़ते. तो इन दिस केस यू आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कंपनी. तो अगर ये जो डायरेक्टर्स हैं वो मिस्टर हॉर्ने से पूछ के सारा काम करते हैं इन अकॉर्डेंस विद हुज डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड एक्ट्स, मिस्टर हॉर्ने कैन बी कंसिडर्ड एज एन ऑफिसर. यस, तो वो जो पार्ट लास्ट पार्ट है ना कि इसको पीछे बिना तो हम नहीं आगे बढ़ते हैं, तो देन दैट पर्सन इज ऑल्सो एन ऑफिसर. सो यू हैव डायरेक्टर D, मैनेजर M, KMP and any other person. ठीक है, so D director, M manager, KMP and any other person in accordance with whose directions or instructions the board of directors or any one or more of the directors, या तो पूरा बोर्ड या एक से ज्यादा डायरेक्टर are accustomed to act. या तो पूरा बोर्ड वो मिस्टर हॉर्ने के हिसाब से चलता है या सब में से 2-4 डायरेक्टर्स तो उसको कंसल्ट करते ही करते हैं. नेक्स्ट वी हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ ऑफिसर इन डिफॉल्ट.
लेकिन ये करने से पहले 5 मिनट्स का एक ब्रेक ले लेते हैं। ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट करेंगे एंड सॉरी, एक 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं एंड देन लेट अस कंटिन्यू, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये जो लेक्चर्स हैं इसका आपको फ़ायदा हो रहा है। मुझे एक बार मैसेज करके ज़रूर बताना कि कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं। मुझे पता है बहुत जल्दी है, लेकिन फिर भी कभी-कभार ना 2 ही लेक्चर काफ़ी होते हैं टू टू गिव अस एन एश्योरेंस कि नहीं, नहीं हो जाएगा यार, इस बार तो हो जाएगा। ठीक है? चलो,